हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? जितेंद्र तक आवाज ही नहीं जा रही है। आप अगर आवाज मिल रही है और हाँ, मैं इस वक्त प्रतापगढ़ में। बोलिए 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 जितेंद्र। चित्रा, आपकी आवाज मिल रही है। मैं इस वक्त प्रतापगढ़ में मौजूद हूं और प्रतापगढ़ की सियासत की अगर बात करें तो ये सियासत राजघरानों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहां अब तक जो 16 बार चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत किया है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि जो यहां के चुनाव हैं वो राजघरानों के इर्द गिर्द हैं, तो उसको लेकर के बीजेपी ने 2019 में इस मिथक को तोड़ा था और बीजेपी के जो सांसद हैं वो चुने गए थे संगम लाल गुप्ता, और इस बार बीजेपी ने उन्हीं के ऊपर जोर आजमाइश की है। लेकिन यहां मुकाबला काफी दिलचस्प है चित्रा, त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं एसपी सिंह पटेल, वो भी काफी मैदान में उतर करके अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो यहां के लोकल प्रत्याशी हैं, इस वजह से उनका काफी वर्चस्व है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर चित्रा यह है कि राजा भैया को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनका फैक्टर काफी यहां पर काम करेगा और यहां के आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर भी राजा भैया जो है चुनावी गणित में काफी यहां पर चेंजेस ला सकते हैं। इस तरीके की बातें यहां पर की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजा भैया का जो 2 सीटें हैं यहां पर विधानसभा में, वो लोकसभा क्षेत्र कौसाम्बी में आता है। तो इसलिए राजा भैया यहां पर इस बार उनका इस लोकसभा क्षेत्र के लिए जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका एक बड़ा फैक्टर यहां पर काम कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो राजपूत यानी ठाकुर वोटर करीब 2 लाख के आसपास इस लोकसभा क्षेत्र में हैं, वो काफी बड़ा डिसाइसिव फैक्टर यहां पर ला सकते हैं। और इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से, वो लगातार राजा भैया से बात उनकी तरफ से किया गया, लेकिन राजा भैया ने यह साफ कर दिया कि जिस मतदाता को जनता को जिधर जाना है वो अपनी तरफ से वोट कर सकते हैं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई और अब तो उनकी पार्टी के एक नेता की तरफ से बाकायदे समर्थन पत्र भी समाजवादी पार्टी को दे दिया गया है। तो ये साफ हो रहा है कि राजा भैया किस ओर जा रहे हैं। तो एक तरीके का चित्रा यहाँ एक डिसाइसिव फैक्टर देखा जा रहा है कि राजा भैया एक अलग तरीके के फैक्टर के साथ यहाँ प्रतापगढ़ में वो जनता के बीच में जा रहे हैं और इसका इफेक्ट इस चुनाव में पड़ेगा। वहीं संगम लाल गुप्ता की अगर बात करें तो वो पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार भी उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको वो पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है चित्रा, वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। 16 बार जो चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने जीत हासिल की है और वो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य रहे हैं वो ज्यादातर राजघरानों से जुड़े रहे हैं। गैर राजघराना जो रहा है उसमें संगम लाल गुप्ता ने पिछली बार जिस तरीके से सेंध लगाई थी 2019 में, वो उसको दोहराने की कोशिश इस बार कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से जिस तरीके से जनता के बीच में लगातार वो पहुंचे हैं वो इसको सफल बनाने में जुटे हुए। लेकिन देखना ये होगा कि जनता किस ओर जाती है और सभी प्रत्याशी अपनी तरफ से लगातार कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। यकीनन प्रतापगढ़ का क्या मिजाज रहेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन वहां पर पिछली बार 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे बीजेपी के प्रत्याशी ने, जबकि 3 लाख के आसपास 3,18,000 रह गया था बीएसपी के पास, जबकि समाजवादी पार्टी के समर्थन से वहां पर उम्मीदवार थे दूसरे नंबर पर। ऐसी स्थिति में क्या बनती है प्रतापगढ़ की मौजूदा हालत, कौन से मुद्दे रहेंगे, आगे भी जितेंद्र से हम जानेंगे। मंजीत सहगल का रुख कर लेते हैं, अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं। मंजीत, वहां के मुद्दे सबसे बड़े कौन कौन से हैं, मुख्य मुकाबले में कौन कौन दिखाई दे रहा है, और बताइए कि चुनावों के दरमियान सबसे ज्यादा दिलचस्प क्या दिखाई दिया अंबाला में? देखिए चित्रा, इस वक्त हम लोग मिर्जापुर में मौजूद हैं और मिर्जापुर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पैतृक गांव है और वो यहीं पर अपना वोट डालेंगे। जहां तक मुद्दों का सवाल है, 2 बड़े मुद्दे जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का है, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय दर से कहीं ऊपर है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो विपक्षी दल उछाल रहे हैं वो महंगाई है।
और हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने पिछले 10 सालों में हरियाणा के लोगों को दिया है उसके बल पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन चैलेंजेस भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा हैं क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। पिछली बार लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 10 की 10 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस एक भी सीट नहीं हासिल कर पाई थी और अब की बार कांग्रेस किसी न किसी तरह वापस सत्ता में लौटने के सपने देख रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 58% मत हासिल किए थे, कांग्रेस के पास 28% मत थे। अब की बार कांग्रेस के समक्ष चुनौती है कि अगर उसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो उसे 17% वोट्स का स्विंग करना होगा, 45% मत उसे चाहिए, लेकिन मुकाबला काफी कड़ा है और ये मुकाबला मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। कांग्रेस हरियाणा में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो इंडी गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन चित्रा, अगर मौसम की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक तरफ जहां अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, वहीं मौसम भी किसी न किसी तरह एक चुनौती बना हुआ है क्योंकि लंबा वीकेंड है, आज शनिवार है और सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि मतदाताओं को किस तरह से वो मतदान केंद्रों तक लाए, क्योंकि बहुत सारे मतदाता गर्मी के चलते मतदान केंद्रों पे आने में थोड़ा सा सुस्ती महसूस करेंगे या बाहर छुट्टियों पे चले गए हैं। तो दूसरी बड़ी चुनौती यही है। कुल मिलाकर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। कांग्रेस कई तरह के मुद्दे उछाल रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो एक तो शहरी मतदाताओं के ऊपर है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो ये कि जो जाट समुदाय है 22% के करीब उसके मत हैं। जाट समुदाय के मत अगर जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस और एनएलडी के बीच में विभाजित होते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि इस समुदाय की भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ी नाराजगी रही है और भाजपा जो पिछड़ा वर्ग है उस पर अपनी राजनीति करती आई है। मैं लौटूंगी आपके पास, ऋत्विक मंडल के पास जल्दी से रुक कर लेते हैं और वो मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के तुमलुक लोकसभा क्षेत्र में, मतदान बूथ पर ही मौजूद हैं। हमने देखा है पश्चिम बंगाल के लोग बड़े जोशो खरोश के साथ पिछले 5 चरणों के चुनाव में वोट प्रतिशत के लिहाज से मतदान करते रहे। अभी की क्या स्थिति है, क्या लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और तुमलुक के बारे में क्या है वहां का राजनीतिक समीकरण, जिसके बारे में आप बताएंगे ऋत्विक? देखिए बिल्कुल चित्रा, जैसे सबसे बड़ी बात है आज सुबह और थोड़ी देर में जो है मतदान शुरू होगा। फिलहाल मेरी मौजूदगी इस मिदनापुर के तुमलुक में है और ये बेहद रोचक हो जाता है क्योंकि बहुत ही रोचक है यहाँ की राजनीति। तो जो चैलेंजेस है आज के इस चुनाव के लिए, देखिए पिछले 5 चरणों में अमूमन जिस तरह की हिंसा का दौर बंगाल के चुनाव में दौरान में हम देखते हैं ऐसा नहीं रहा, लेकिन बिल्कुल नंदीग्राम में 2 दिन पहले जो हुआ इसी तुमलुक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक महिला की मौत हो जाती है झड़प के चलते, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के चलते। इसके बाद अब इस मिदनापुर जो कि फिलहाल जहां पर शुभेंदु गर्ग यानी शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, बहुत ही वर्चस्व है इस इलाके में, उसका घर माना जाता है। तो क्या यहां पर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाना है, ये पहली चुनौती है। दूसरा चुनौती मैं आपको बता दूं कि कल 26 तारीख पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाके में एक साइक्लोन अलर्ट है, जिसके चलते हो सकता है कि आज दोपहर के बाद, जैसे मेट डिपार्टमेंट का माने तो दोपहर के बाद यहां पर अंधाधुंध बारिश और उसके साथ साथ तूफान की चेतावनी दी गई है और गस्टिंग विंग कल शाम तक 60 से 70 किलोमीटर भी इस मिदनापुर के जो तटीय इलाका है इन सब इलाकों में होगा। तब उस दौरान कई सारे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, निर्देश दिए गए हैं ताकि इस बारिश के चलते भी लोग मतदान करने आए पहुंचे, इस पे खास ध्यान देना है, ऐसा निर्देश है। लेकिन ये एक मसला हो सकता है। लेकिन देखिए राजनीति की अगर बात की जाए तो इस मिदनापुर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक तो तोमलुक और दूसरा काथी, जहां पर से अभिजीत गांगुली जो हाल ही में पूर्व जो जस्टिस रहे कलकत्ता हाईकोर्ट का और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक युवा नेता देवांशु भट्टाचार्य जो ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, अभिषेक बनर्जी के बहुत करीब है, वो चुनाव में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की आती है क्योंकि ये उनका घर है। अगर ये 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल नहीं कर पाई तो उनके लिए बहुत ही सवाल निशान पैदा हो सकता है। लेकिन मैं जरा जिक्र करना चाहूंगा, ये अधिकारी घर माना जाता है। पिछले कई सारे सालों से देखा गया है ये 2 सीट शुभेंदु अधिकारी के परिवार
उनके ही पक्ष में रहा है। क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी और कांती, जहां से उनके भाई इस बार उम्मीदवार है, ये 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही प्रेस्टीज फाइट हम मान रहे हैं और इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस इस पर बिल्कुल जो है कूद पड़ी है। शायद यही नतीजा है कि चुनाव से पहले नंदीग्राम में हमने हिंसा देखा, नंदीग्राम में जो हार मिली थी ममता बनर्जी को, उसका वो बदला लेना चाहती हैं सीट को जीतकर, क्योंकि 2009 से लगातार शुभेंदु अधिकारी के परिवार के पास ये सीट रही है। लेकिन तब ये लोग टीएमसी में थे, अभी बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी के भाई चुनावी मैदान में है। इस सीट पर क्या रहेगा आगे का समीकरण, इसके बारे में और जानेंगे।